कहाँ थी तुम अब तक? आज रविवार है, घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही थी अब तक तुम? पति अमित ने घर में घुसने से पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया। हाँ, आज रविवार था तो मैंने सोचा अपने और अपने बेटे के लिए वक्त निकाल लूं, इसे कहीं बाहर घुमा लाऊं। अर्चना ने जवाब दिया। तुमको रविवार सूझ रहा है? घर में इतना काम पड़ा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर रविवार तो सबके लिए होता है, मेरे और मेरे बेटे के लिए भी है। क्या हो गया जो हम बाहर घूमने चले गए? अर्चना ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पर हूँ और तुम रविवार मनाने के लिए अकेले बाहर घूम रही हो। यहाँ घर में काम को लेकर मेरी माँ और तुम्हारी देवरानी सरला दोनों कितनी परेशान हो रही हैं। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? ये घर सरला का भी तो है, वो भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम कर दिए तो? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वो बुजुर्ग तो नहीं हुई है, कभी कभी थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती हैं। जो काम मैं अकेले करती थी वो ये दोनों मिल कर रही हैं, फिर भी दोनों परेशान ही हो रही हैं। मेरे काम में तो 10 कमियां निकाल देती थी। और रही बात तुम्हारे बिना रविवार मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे और मेरे बेटे के बगैर तुम भी तो हमेशा ही बाहर घूमने जाते ही हो। घर में सब जाते हैं, बस हम दोनों ही नहीं जाते। तो आज मैं अकेले ही अपने बेटे को लेकर चली गई तो क्या हो गया? अर्चना बराबर जवाब दिए जा रही थी। उससे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा। जानते थे कि वो तो चुप होगी नहीं। उसने अगर एक बार बोलना शुरू किया तो वो चुप होती नहीं, इसलिए सब चुप हो गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गई। पर जाते समय सबके फूले हुए चेहरे जरूर देख गई, पर उसे क्या फर्क पड़ना था? वो तो अपने बेटे आदर्श के चेहरे की खुशी को देखकर खुश थी। अर्चना इस परिवार की बड़ी बहू है। इस परिवार में उसकी सास वंदना जी, पति अमित, देवर देवरानी सागर और सरला, साथ ही बेटा उसका 6 वर्षीय आदर्श और देवर देवरानी का एक बेटा 5 वर्षीय ऋषि है। अर्चना पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अर्चना की शादी को 8 साल हो चुके थे। हालांकि वो अपने पति को शुरुआती दिनों से ही पसंद नहीं थी, फिर भी मजबूरी में उन्होंने उसे अपनी पत्नी माना। अरे भाई, आखिर जबरदस्ती की शादी करवाई थी, और वो भी उनकी मम्मी ने ही। दरअसल अमित का शादी से पहले अपनी कलीग रीमा के साथ अफेयर था। रीमा आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। छोटे छोटे बाल, टाइट जींस और मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हुई, और सबसे बड़ी बात, खुद के पैरों पर खड़ी बहू को भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती है। जब अमित ने रीमा से वंदना जी को मिलवाया तो वंदना जी ने उसके सामने उनके अनुसार आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर रीमा ने साफ मना कर दिया, कहीं उनका बेटा भागकर उस लड़की से शादी न कर ले। इस कारण से आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे अमित के लिए अर्चना को पसंद किया और अपनी कसम देकर शादी करवा दी। अमित उस समय ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि कसम का तो सिर्फ बहाना था। अगर वो कुछ करता तो उसे शायद प्रॉपर्टी में से हिस्सा ही नहीं दिया जाता। अर्चना एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई और था। बिना दान दहेज की शादी थी, इसलिए उसके पिता ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात भी अमित ने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। उसने जब इस बारे में उससे पूछा तो अमित ने उसे डांटते हुए कहा था, ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आई हुई हो, वरना तुम जैसी गंवार लड़कियों से तो मुझे दूर रहना ही पसंद है। अर्चना रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, ये सोच कर कि कभी तो सुबह होगी और उसकी किस्मत का सूरज उगेगा। लेकिन वो उस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी उसके लिए काम खत्म ही नहीं होते थे। कहने को तो सास के कारण इस घर में आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती है। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी करवाई थी, तो वो काम तो अब पूरा हो चुका था। चलते फिरते कोई भी उसे कुछ भी सुना कर चला जाता था। 1-2 बार उसने अपनी माँ से भी कहा, पर माँ ने तो उसे एडजस्ट करने का समझा कर वापस ससुराल भेज दिया। अब तो वो एक बेटे की माँ
माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हालात नहीं बदले। जब देवर की शादी हुई और घर में देवरानी आई तो सोचा कि वो तो साथ देगी, पर वो भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में तो घर की बहू ही वो थी। वो भी अपना सारा काम उस पर डाल देती थी और उसे सब कुछ करना पड़ता। वो कुछ कहती भी तो उल्टा उसे ही डांटा जाता और पूरा परिवार उससे लड़ने को तैयार हो जाता। अर्चना इसी को अपनी किस्मत मानकर हर बार चुप रह जाती, यही सोचकर कि आखिर वो कर भी क्या सकती है। आखिर मायके का तो कोई सपोर्ट है नहीं, जाए भी तो आखिर जाए कहाँ। आखिर उसे अपने बेटे के लिए तो जीने ही है, लेकिन उसका चुप रहना भी कई बार गलत साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसके बेटे के साथ भी भेदभाव हो रहा था और सबसे बड़ी बात, खुद अमित को अपने बेटे से भी लगाव नहीं था। जब चाहे वो उसे झिड़क देता था। जब वो पिता होकर ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो घर में तो दूसरों की हिम्मत अपने आप ही बढ़ ही जाती थी, पर फिर भी वो चुप थी। शायद अर्चना में बदलाव कभी आता भी नहीं, लेकिन अभी पिछले दिनों आदर्श और ऋषि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में हो ही जाती है। एक छोटी सी खिलौने वाली कार के लिए दोनों लड़ पड़े। तब ऋषि ने आदर्श को धक्का देते हुए कहा था, अरे तू क्या करेगा कार का? तुम लोग कहाँ जाते हो? मैं भी कार चलाना सीखूंगा और अपनी मम्मी को कार में घुमाऊंगा। आदर्श रोते हुए बोला, अरे तेरी और तेरी माँ की औकात भी है बाहर घूमने की, जो बेवजह आंसू बहा रहा है। कभी घर के बाहर निकले भी हो तुम लोग, जो कार के लिए उससे लड़ रहा है? अचानक देवर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर आदर्श ने कहा, चाचा आप बहुत गंदे हो। ये सुनना था कि सागर ने आदर्श के गाल पर चाटा दे मारा, जिस कारण वो दूर जाकर गिरा। आखिर अर्चना ने ही जाकर आदर्श को उठाया और उसे रोते से चुप कराया। उसे वहाँ देखकर वंदना जी ने उससे कहा, ऐसे क्या संस्कार दे रही है अपने बच्चों को? छोटे भाई से एक खिलौने के लिए झगड़ा कर रहा है, अपने से बड़ों को जवाब दे रहा है। अरे जैसे खुद है वैसा ही इसे भी बना रही है। मम्मी जी वो सिर्फ अभी 6 साल का है, बच्चा ही है। खेलने की इसकी भी इच्छा होती होगी, खिलौने इसे भी पसंद होंगे। अगर खिलौना नहीं दे सकते तो उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है, अर्चना ने जवाब दिया। उसका सिर्फ इतना ही कहना था। उस पर पूरे घर के लोग गुस्सा हो गए, इसलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ की, तुम मुझे सुनाओ। बहू होकर सास से जुबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तो सोचा था कि गरीब घर की है, कम से कम इसका ही कुछ भला हो जाएगा, पर ये तो मेरे ही सिर पर चढ़कर तांडव कर रही है। यह सुनकर अमित अर्चना पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तुम्हारी एक कौड़ी की भी उनके सामने बोलने की। एक तो तुम्हें घर में रहने की जगह दे रखी है, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। घर से निकाल देंगे ना तब अक्ल आएगी, जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। मेरी बात की औकात को छोड़ो, पहले औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। जबरदस्ती नहीं घुसी थी तुम्हारे घर में आकर, जो जब चाहे जैसा चाहे सुना देगा। अगर निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना उसकी भी कीमत लेकर ही जाऊंगी मैं। तू कमा कर रख के गई थी क्या? यहाँ पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से, अमित ने कहा। तुम नहीं दोगे तो कानून दिलाएगा। तुम क्या सोचते हो मैं चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है, पूरी कीमत वसूल करूंगी तुम लोगों से। तुम्हारी इज्जत के नाम पर तुमने मुझे बर्बाद किया है ना, हर चीज का पैसा वसूल करूंगी। ये बात याद रखना, एक बहू चुप रह सकती है लेकिन एक माँ कभी चुप नहीं रहेगी। अब तो बात मेरे बच्चे की हक की है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। पहली बार अर्चना ने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे लड़ने की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी जुबान में भी ताकत तो बहुत है। वो वक्त था और आज का वक्त है। अब वो खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए जीती है। अब कभी किस्मत बदलेगी, उसने इसका इंतजार करना छोड़ दिया है। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। सबसे पहले खुद एक स्कूल में प्री प्राइमरी के टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कम से कम अपने खर्चों के लिए अमित के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। घर का काम भी उतना ही करती जितना उससे हो पाता। बाकी कोई चिल्लाता रहे उसे उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए अब मजबूरन सास और देवरानी को भी घर के काम में बराबर लगना पड़ता। यहाँ तक कि अब छुट्टी के दिन वो खुद ही अपने बेटे
को लेकर बाहर घूमने निकल जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।